अगले रोज सुबह सवेरे ही आशा फिरोज हाउस वापस चली गई थी। अभी तक ये वाज़ह नहीं हो सका था कि मुराद को इस बात का पता कैसे चला कि आशा फिरोज हाउस से तैमूर के घर आई है। अगर उसे वाकई फिरोज हाउस से ये सुराग मिला था तो फिर फिरोज हाउस में आशा और फिरोज हसन साहब को मजीद एहतियात की ज़रूरत थी। मुराद उर्फ मुरादा अभी तक तैमूर की तहवील में था। उसे घर के अकबी कमरे में मुकफ़ल रखा गया था। उसके हाथ वगैरह खोल दिए गए थे, मगर खाना खिड़की की आहनी ग्रिल के साथ अंदर पहुंचाया जा रहा था। तैमूर अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए या फिर उससे किसी और तरीके से निपटा जाए। तैमूर का वो दिन वैसे भी अदालती कामों और रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ गुजरा था। रात 10 बजे के करीब वो थका मांदा वापस आया और माँ से मिलने के बाद फ़ौरन लेट गया। उसका इरादा था कि सुबह मुरादे से बात करेगा। रात 12 बजे के लगभग वो जागा तो सिरहाने रखा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। नंबर नामालूम था। उसने कॉल रिसीव की। भर्रावी आवाज़ में बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ जैसे बम फट गया। सज्जाद साहिब की धाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं अंगारों पर लौट रहा हूँ हरामजादे, तू कैसे आराम से रह सकता है? तूने खुली जंग की है मेरे साथ। अब जो कुछ होगा तेरी वजह से होगा, तेरी वजह से होगा। मेरी वजह से कुछ नहीं होगा। ये तुम लोगों के काले करतूत है जो सामने आ रहे हैं, और मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस गंदी जुबान पर। इसके साथ ही तैमूर ने कॉल काट दी। कुछ देर बाद कॉल के सिग्नल फिर आने लगे। वही नंबर था। तैमूर ने फ़ोन सोफे पर फेंका और आंखें बंद करके लेट गया। बेल होती चली जा रही थी। आखिर टेक्स्ट मैसेज आया। ये सज्जाद साही की तरफ से ही था। गालियों से शुरू होकर गालियों पर ही ख़त्म हुआ था। दरमियान में उसने लिखा था, तुमने मेरी बेटी को स्क्रीन पर तमाशा बनाया है। वो जो 7 पर्दों में रहती थी अब हज़ारों लाखों लोगों के सामने ड्रामे करेगी। तेरी इस दिलेरी के लिए तुझे मार देना मामूली सज़ा है तैमूर। मज़ा तो तब है कि तू मौत की भीख मांगे पर तुझे मौत ना मिले। उस मैसेज में एक नीली आग थी जो साही ने लफ्ज़ों के जरिए तैमूर तक पहुंचाई थी। साही जैसे खतरनाक शख्स की धमकी किसी भी शख्स का पित्ता पानी कर सकती थी, मगर वो तैमूर था। उसका बाप मोहम्मद अली कहा करता था, मेरे शेरों के सीने में शेर का दिल धड़कता है। तैमूर ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर फ़ोन फिर सोफे पर फेंक दिया। वो दोबारा सोने की तैयारी कर रहा था जब अचानक उसकी निगाह बालाई मंजिल की एक खिड़की से गुजरकर ग्राउंड फ्लोर के अकबी पोर्शन की तरफ चली गई। उसे एक हेबला सा नजर आया। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। ये उसका पुराना मुलाजिम नूरा था। नूरे का नजर आना अजीब बात नहीं थी, पर अंदाज उसका अजीब था। वो जैसे बड़ी राजदारी के साथ दीवार के साथ साथ चलता उस कमरे की तरफ जा रहा था जहां मुरादा बंद था। तैमूर खिड़की के शीशे से आंख लगाकर बगौर देखने लगा। नूरा अब उस ग्रिलदार खिड़की के सामने खड़ा था जहां से मुरादे को खाना पहुंचाया जा रहा था। दाएं बाएं बड़ी एहतियात से देखने के बाद नूरा खिड़की पर झुक गया। साफ पता चल रहा था कि वह अंदर मौजूद मुरादे से कुछ बात कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तैमूर ने बड़ी हैरानी से सोचा। यकायक उसके दिमाग में फुलझड़ी सी छूट गई। कहीं कहीं सब किया धरा नूरे का ही तो नहीं है? कहीं नूरे ने ही तो मुरादे को हाशा के यहाँ होने की इत्तला नहीं दी थी? नूरा भी मुरादे की तरह जुनूबी पंजाब का था और उसी एरिया में रहता था जहां मुरादा रहता था। ये ऐन मुमकिन था कि यहाँ लाहौर में उन दोनों का आपस में कोई राब्ता हो। तब तैमूर मजीद ठिठक गया। उसने देखा कि नूरा ने अपनी कमीज की बगली जेब में से कुछ निकाला है। एक बार फिर एहतियात से इर्द गिर्द देखने के बाद वो कमरे के दरवाजे पर झुक गया। गालिबन वो चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और तैमूर ने उसे इस काम से सख्ती से मना किया था। तैमूर खिड़की खोलकर पुकारा, नूरे, नूरे। नूरा बुरी तरह ठटका और एकदम चौकोर सुतून की आड़ में हो गया। तैमूर सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंचा। उसने देखा कि नूरा डरे हुए अंदाज में गैलरी की सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। वो जैसे छुपने या भागने की फिक्र में था। तैमूर उसके पीछे लपका और गैलरी में उसे दबोच लिया। उस वक्त बिल्कुल यही लग रहा था कि नूरा गैलरी की खिड़की में से कूदकर भाग जाना चाहता है। तैमूर को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसका वफादार नौकर नूरा ये सब कुछ कर रहा है। उसने बदहवास नूरे को खिड़की से दूर करने के लिए जोर से खींचा। नूरा तवाजुन बरकरार ना रख सका और गैलरी की सीढ़ियों पर लुढ़क गया। उसका लंबा तड़ंगा जिस्म सर के बल फर्श से टकराया और वो बेहरकत हो गया। खानसामा दौड़ा हुआ आया। उसे देखो, तैमूर ने खानसामे से कहा और खुद उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां मुरादा बंद था। हैरानी की बात थी कि इतनी धमाचौकड़ी मचने के बावजूद तैमूर का कोई गार्ड मौके पर नहीं पहुंचा था। अभी तैमूर मुराद वाले कमरे से 10-15 कदम दूर ही था कि कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला और मुरादा अंदर से निकलकर लॉन की तरफ भागा। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, नूरे ने ताला खोल तो दिया था, मगर बाहर से चटखानी भी लगी हुई थी जो बाद अज़ा मुरादे ने अपने कंधे की टक्कर से तोड़ दी थी। रुक जा मुरादे, वरना मैं गोली मार दूंगा तुझे।
तैमूर चिल्लाया। मुरादा के जिस्म में जैसे बिजलियां भरी हुई थी। वो सुनी अनसुनी करता हुआ पोर्च में पहुंच गया। तैमूर ने सिर्फ धमकी दी थी, पिस्तौल फिलहाल उसके पास था भी नहीं। मुरादा किसी तेंदुए की तरह झपटता हुआ गेट पर पहुंच गया। कोई गार्ड सामने नहीं आया। गेट भी खुला था। मुरादा गेट से गुजरा और भागता चला गया। तैमूर की छोटी गाड़ी पास ही खड़ी थी। उसका रुख भी गेट की ही तरफ था। चाबी तैमूर के गाउन में मौजूद थी। वो झपट कर गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करके मफरूर मुरादे के पीछे जाना चाहा। मुरादा सीधा सड़क पर भागता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। स्ट्रीट लाइट्स में उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर कुछ भी था, तैमूर गाड़ी में था। वो उसे पकड़ सकता था। गाड़ी के डैशबोर्ड में तैमूर का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी मौजूद था। मगर पता नहीं अचानक तैमूर को क्या हुआ। गेट से गुजरने के साथ ही उसने एकदम ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। वो अजीब लम्हे थे। उन लम्हों में तैमूर को लगा जैसे मकतूल गयास का बूढ़ा बाप उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया है। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बूढ़े सीने में एक जंग आलूद सरिया धंसा हुआ था। उसकी कमीज लहूलुहान थी। वो आंखों में आंसू भरकर बड़े कर्ब से तैमूर की तरफ देख रहा था, जैसे खामोशी की जुबान में कह रहा हो, इसे जाने दो तैमूर, इसे मत रोको। हम कुछ ना कर सके लेकिन ये कर लेगा। ये कुदरत की लाठी है, ऊपर वाले का इंसाफ है ये। इस इंसाफ को रास्ता दे दो तैमूर, जाने दो इसे। तैमूर ने हाथ बड़ी मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा रखे। वो एक्सीलरेटर तो दबाता रहा, मगर उससे क्लच नहीं छोड़ा गया। उसकी निगाहें दूर सीधी सड़क पर जमी हुई थी, जहां मुरादे का हिवला दूर होता चला जा रहा था। उसने उसे मजीद दूर होने दिया और वो आंखों में सुर्ख डोरे रखने वाला, सीने में एक आग की तरह परवरिश करने वाला, 24 तारीख की स्याही से 25 तारीख के उजाले की तरफ सफ़र कर गया। 25 तारीख का दिन अभी तुलू नहीं हुआ था। वो ओझल था और उसके बतन में छुपे हुए सारे अच्छे बुरे वाक़यात भी ओझल थे। सारी खुशियाँ, सारे दुख, हर तरह का अनोखापन और हर तरह की हैरत। तैमूर गाड़ी को रिवर्स करके वापस घर के लॉन में ले आया। यहाँ कम से कम 4 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तैमूर लकड़ी के उस छोटे कैबिन की तरफ गया जो गेट के पास था। उसने देखा इंचार्ज गार्ड और उसका साथी वहाँ कुर्सियों पर ही सोए पड़े थे। उनके करीब ही चाय की प्यालियाँ भी मौजूद थीं। चंद ही लम्हे में तैमूर को अंदाजा हो गया कि उन्हें चाय या कहवे में कुछ मिलाकर पिलाया गया है। तैमूर ने दाएं बाएं देखा तो एक गार्ड बरामदे के फर्श पर नजर आया। वो एक सुतून के साथ टेक लगाकर नीम दराज था, सोया हुआ था या फिर शायद नीम बेहोश था। उसकी राइफल भी फर्श पर लुढ़की हुई थी। तैमूर को यह समझने में देर ना लगी कि यह सब किया धरा भी उसके वफादार नूरे का है। पता नहीं ये सब कुछ क्यों था, क्यों किया था उसने ये? क्या वो किसी का आलाकार बना था? तैमूर लपकता हुआ अंदर पहुंचा। खानसामा ने नीम बेहोश नूरे को घसीट कर कमरे के वस्त में कर दिया था और उसके चेहरे पर पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करा था। नूरे के सर से खून बह रहा था, जिसे खानसामा ने कपड़े की मदद से रोकने की कोशिश की थी। साहब जी, वो लड़का पकड़ा क्या? खानसामा ने लर्जा आवाज में पूछा। नहीं, भाग गया। तैमूर की निगाहें नूरे के चेहरे पर जमी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे सांस ले रहा था। नूरे पर धोखेबाजी का शुबा करना तैमूर को बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। ये नूरा ही था जिसने कुछ अरसा कबल बाबे रशीद को देसी पिस्तौल फराहम किया था ताकि वो साही से अपने बेटे गयास के कत्ल का बदला चुका सके। साही के सारे करतूत नूरे के इल्म में भी थे। ऐन मुमकिन था कि सज्जाद साही और उसके बेटे के लिए जो इनात और गुस्सा नूरा अपने अंदर रखता था, वही इस कार्रवाई का सबब बना हो। अपने गिराई मुरादे से उसकी मुलाकात हुई हो और उसने मुरादे की मदद की हो। जू जू तैमूर सोचता गया, उसके ख्याल को तक़वियत मिलती चली गई। मंजर शाहपुर गांव का था। यह हफ्ते का रोज था। सालाना मेला आज जोबन पर था। सुबह 10 बजे के लगभग सज्जाद शाही अपने लाओ लश्कर के साथ अपने बुरखों की हवेली से निकला। इस मौका पर उमूमन अदील आलम भी उसके साथ होता था, मगर आजकल वो अपनी नौब्याहता बीवी के साथ तफरीही दौरे पर था। हाँ, सज्जाद का भाई, उसके 2-3 बेटे और साबका दामाद साइम वगैरह उसके साथ थे। अजीब बात थी, बेशक साइम और हाशा में तलाक हो चुकी थी, मगर साइम अभी तक सज्जाद शाही का चहीता ही था। इसकी एक वजह सज्जाद शाही का कारोबारी मफाद भी था। साइम खुद तो किसी लायक नहीं था। उसकी सारी अयाशी और सारे मज़े शाही के दस्ते शफ़क़त के मरहून मिन्नत थे, और ये दस्ते शफ़क़त मुफ्त में नहीं था। सज्जाद शाही साइम को विरासत में मिलने वाले कारोबार से पूरा पूरा हिस्सा वसूल कर रहा था, बल्कि ये कहना चाहिए कि कारोबार को पूरा पूरा निचोड़ रहा था। अब भी साइम किसी खुशामदी चमचे की तरह सज्जाद शाही के पीछे पीछे था। सिक्योरिटी के इंतजामात मामूल से ज़्यादा थे और इसकी वजह सरदार बिरादरी के साथ शाही फैमिली का नया तनाज़ा भी था। शाही फैमिली की एक लड़की ने ज़मानों की घुटन का पर्दा चाक करके बगावत का आलम बुलंद किया था
और सरदार बिरादरी के एक पढ़े लिखे नौजवान से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शाही कारिंदों के झुरमुट में मेले के वस्ती हिस्से में पहुंचा। शाही फैमिली की खवातीन भी पीछे पीछे आ रही थी, लिहाजा मेले की रंगारंग फिजा पर संजीदगी का अंसर गालिब हो गया था। इलाके के लड़के वाले मेले की हदूद से बाहर कर दिए गए थे। दुकानदार भी निगाहें झुकाए बैठे थे और बाअदब बामुलाहजा की तस्वीर नजर आते थे। सज्जाद शाही के मुसल्ला कारिंदे ठेले वालों को डांट डपट कर सज्जाद शाही के लिए रास्ता साफ करवा रहे थे। अचानक एक शमाने की ओट से कदरे लंबे बालों वाला एक नौजवान बरामद हुआ। उसने अपने गिर्द लिपटी हुई चादर उतार फेंकी और सज्जाद शाही की तरफ लपका। उसके हाथ में स्याह रंग का पिस्तौल नजर आ रहा था। उसने अपना बाजू सीधा किया और एक चिंगाड़ के साथ सज्जाद शाही पर 2 फायर कर दिए। पहला फायर सज्जाद शाही के दाएं कंधे पर और दूसरा उसके अकब में खड़े दुबले पतले साइम के सर में लगा। साइम कटे हुए शहतीर की तरह एक फल फरोश की रेहड़ी पे गिरा। सज्जाद का तनुमंद भाई नौजवान को दबोचने के लिए झपटा, मगर ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। नौजवान का तीसरा फायर ऐन उसके सीने पर दिल के मकाम पे लगा और वो अपनी तोंद के बल औंधे मुँह गिर गया। एक तहलका समझ गया। किसी ने नौजवान के पिस्तौल वाले हाथ पे जोर से लाठी मारी। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। एक गार्ड ने नौजवान को अकब से बाजुओं में जकड़ा, लेकिन नौजवान हमलावर के जिस्म में जैसे बिजलियां लपक रही थीं। उसने तड़प कर अपने सामने हाथ चलाया और पगड़ी वाले एक कारिंदे की कमर से लगी हुई छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी खींच ली। उसके आम से जिस्म में बला की ताकत औद कर आई थी। उसकी आंखों में सुर्ख टोरे तैर रहे थे और उसका चेहरा अंगारा था। उसने एक नारा लगाया और अपने अकब से चिमटे हुए गार्ड समेत साबिक एसएसपी सज्जाद शाही पर जा गिरा। हरामजादे, तूने बर्बाद कर दिया मुझे। वो चंगाड़ा। कुल्हाड़ी का एक तूफानी वार सज्जाद शाही की खोपड़ी में लगा। कुल्हाड़ी के दूसरे वार ने ना सिर्फ एक गार्ड की उंगलियां काट डाली, बल्कि शाही की कनपट्टी भी तोड़ डाली। वो ज़िबा होने वाले जानवर की तरह चिल्लाया। 2-3 मुहाफिज उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिर पड़े। कुछ ने नौजवान हमलावर को दबोचा और निहायत बेदर्दी से मारने लगे। चंद सेकंड में वो लहूलुहान हो गया। एक मुश्तैल गार्ड ने उसके सर पर राइफल का बैरल रखकर गोली चलानी चाही, मगर एक चौधरी नुमा शख्स ने रोक दिया। वो चिल्लाया, नहीं, जान से नहीं मारना। इर्द गिर्द कोहराम सा मचा हुआ था। सज्जाद का भाई और साबका दामाद साइम तो शायद वहीं दम तोड़ गए थे, मगर शदीद जख्मी सज्जाद शाही का जिस्म अभी हरकत कर रहा था। कुछ लोग उसे उठाकर एक जीप की तरफ लपके। यकीनन वो उसे अस्पताल पहुंचाना चाहते थे, मगर अस्पताल लहूलुहान सज्जाद शाही से बहुत दूर नजर आता था। दिल गवाही दे रहे थे कि वो नहीं पहुंच पाएगा। हमलावर को राइफल के कुंदों और लाठियों से बेदरेक पीटा जा रहा था। उसके कपड़े फट गए थे। वो लहूलुहान था। गालिबन उसकी 2-4 हड्डियां भी टूट चुकी थी, मगर उसका चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। यह चेहरा जैसे खामोशी की जुबान में कह रहा था, मैं बागी की अदा हूँ, मज़ाहमत का निशान हूँ, मैं अज़ल से हूँ और अब तक रहूँगा। जहाँ जुल्म होगा, जहाँ मज़ाहमत के रास्ते मसदूद कर दिए जाएंगे, जहाँ सज्जाद शाही जैसे लोग इंसाफ को कत्ल करेंगे, वहाँ मैं किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी नाम से आन मौजूद होऊंगा। मुझे भेजने वाला मुझे वहाँ भेज देगा। मेले में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। सज्जाद शाही को एक तेज रफ्तार जीप के जरिए अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था, मगर ये जीप लोअर रावी रोड पर एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गई। शाही के पास वक्त ज़्यादा नहीं था। निहायत हसरतनाक अंदाज में उसी ट्रैफिक जैम के अंदर उसकी सांस उखड़ गई। कुल्हाड़ी के तूफानी वार से उसके सर और कनपट्टी की हड्डियां टूट चुकी थीं। सारी जीप में उसका खून फैला हुआ था। थोड़ी देर में वो आखिरी हिचकी लेकर जहाने फानी से कूच कर गया। सज्जाद शाही, उसका भाई और साबका दामाद के तहरे कत्ल की खबर ने शहर में तहलका मचा दिया। हमलावर पुलिस की कस्टडी में था और उसे किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। तैमूर ने यह सारी न्यूज़ टीवी पर ही सुनी। वो कितनी ही देर तक साकित और जामिद बैठा शाही के अंजाम पर गौर करता रहा। तैमूर को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुराद नामी जुनूनी लड़का इतना कारी वार करेगा। उसने पिस्तौल आज ही कहीं से हासिल किया था या छीना था, और इस पिस्तौल ने सिर्फ शाही को ही निशाना नहीं बनाया था। उसका अजीज भाई और साबका दामाद भी वही मौके पर दम तोड़ गए थे। ना जाने क्यों एक बार फिर मुरादे की आंखों के सुर्ख टोरे तैमूर की निगाहों में घूम गए। तैमूर को हाशा की फिक्र थी। कातिल मुराद पुलिस की तहवील में था। यकीनन उस पर बहुत तशद्दुद होना था। अगर वो गल देता कि उसने शाही से पहले उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी और इस मकसद से वो किसी के घर में घुसा था और वहाँ कुछ हुआ था, तो एक और तूफान का सामना होता। यह साबित हो जाता कि सज्जाद शाही की बेटी हाशा इस वक्त फिरोज़ हाउस में नहीं थी, बल्कि तैमूर के घर थी। पहला अंदेशा दिल में यही लिए हुए तैमूर एक बार फिर घर की जेरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचा जहां उसका कदीमी वफादार मुलाजिम नूरा साहिब फराश था।
مرادے کے فرار کے وقت جو دھینگا مشتی ہوئی تھی اس میں نورا گیلری کی سیڑھیوں سے گر کر سخت زخمی ہوا تھا۔ تیمور نے گھر میں اس کا علاج کروایا تھا اور اب واقعے کے قریباً 30 گھنٹے بعد وہ بیان دینے کے قابل تھا۔ تیمور کو دیکھ کر اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی پر تیمور نے اسے روک دیا۔ نورے کی سرما لگی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا نورے؟ کیوں کیا تم نے یہ؟ جواب میں اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب جی، بس میری عقل ماری گئی تھی۔ تمہاری عقل نہیں ماری گئی تھی، تم نے جان بوجھ کر عقل کو ایک طرف کر دیا تھا اور اندھے جوش کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم نے اپنے ہم وطن مرادے کی مدد کی اور تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس مدد کا نتیجہ کیا نکلا۔ سجاد شاہی اپنے 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ اس لڑکے نے یہاں سے نکل کر اسے مار دیا ہے۔ نورا عجیب سے لہجے میں بولا، معاف کر دیں صاحب جی، شاہی کو اس لڑکے نے نہیں مارا، اس کے اپنے اعمال نے مارا ہے۔ ان بے گناہوں کی آہیں اسے لگی ہیں جنہیں وہ جھوٹے پولیس مقابلے میں مرواتا رہا ہے، اور ان عورتوں کی بددعائیں اسے لے ڈوبی ہیں جو اس کے ہاتھوں خراب ہوتی رہی ہیں۔ مرادے کی منگیتر کوئی پہلی لڑکی تو نہیں تھی اور نہ آخری تھی۔ شاہی کے ڈیرے کی کہانیاں کس کو معلوم نہیں ہیں؟ تیمور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مرادے کو میرے والی اطلاع تم نہیں پہنچائی تھی نا، اور یہ خبر بھی اسے تم نے ہی دی تھی نا کہ شاہی کی بیٹی یہاں ہمارے گھر میں ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ در حقیقت نورا ہر وقت تیمور کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ تیمور کی اور سابق SSP سجاد شاہی کی دشمنی کس اسٹیج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ایک طرح سے وہ بھی در پردہ شاہی کا جانی دشمن بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے باب رشید کو بھی اس نے تیمور کی اجازت کے بغیر ہی یہ پستول مہیا کیا تھا تاکہ وہ سجاد کی جان لے سکے۔ یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ تیمور اور ہاشا کے تعلق کے بارے میں نورے کو کچھ علم نہیں تھا۔ رات تک پورے میڈیا پر یہ خبر زور و شور سے چل رہی تھی کہ سجاد شاہی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا تھا کہ سنگین واردات میں کسی شگفتہ نامی لڑکی کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو عرصے سے لاپتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی حملہ کی کزن اور منگیتر تھی۔ صرف ہاشا یا تیمور جانتے تھے کہ وہ لڑکی بھی جان کی بازی ہار چکی ہے۔ شاہی اور اس کے ساتھیوں کے بستر کی زینت بننے کے بعد اور حاملہ ہونے کے بعد وہ بیمار ہوئی اور جانبر نہ ہو سکی۔ ایک بات اور تھی، اور وہ بات صرف اور صرف تیمور جانتا تھا، ہاشا بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ کہ سجاد شاہی کو جہنم واصل کرنے میں تیمور بھی شریک ہے۔ یہ تیمور ہی تھا جس نے بھاگتے ہوئے مرادے کا پیچھا کرنا چاہا تھا، لیکن پھر اس کی نگاہوں کے سامنے لہو لہان بابا رشید آن کھڑا ہوا تھا اور تیمور نے خود کو وہیں روک لیا تھا۔ تیمور جلد از جلد ہاشا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا مگر ناکامی ہو رہی تھی۔ اس کا فون مسلسل بند تھا۔ فیروز صاحب سے پتہ چلا کہ وہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر اپنے والد کا آخری دیدار کرنے ان کے گھر چلی گئی ہے۔ یہ تشویشناک تھا۔ باپ نہیں رہا تو کیا ہوا، اس کا جانی دشمن بھائی تو موجود تھا۔ تیمور نے 2-3 گھنٹے سخت تشویش میں گزارے، یہاں تک کہ اسے فیروز صاحب کے ذریعے ہی یہ خبر ملی کہ ہاشا فیروز ہاؤس واپس آ گئی ہے۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی، بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ فیروز حسن نے بتایا کہ وہ 2 بار بے ہوش بھی ہوئی ہے۔ تیمور تڑپ اٹھا۔ وہ اسی وقت فیروز ہاؤس پہنچا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ہاشا بستر پر سیدھی لیٹی تھی۔ فیروز صاحب نے اسے کوئی سکون آور دوا دی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہولے سے پکارا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس سرسوں کے پھول جیسے رخساروں پر تازہ آنسو لڑک گئے۔ تیمور اسے تسلی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سسکتی رہی، پھر وہ کراہی، مجھے تو ان لوگوں نے پاپا کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا، دھکے مار کر نکال دیا۔ تیمور کو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ہاشا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بند آنکھوں کے ساتھ بولتی رہی اور اپنے صدمے کا اظہار تیمور سے کرتی رہی۔ پھر اس نے اپنی تر پتر آنکھیں کھولی اور قدر شکوہ کنا لہجے میں بولی، تیمور، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس خبیث کو پولیس کے حوالے کر دیں، اس میں دیر نہ کریں، لیکن ہاشا، میں دیر کرنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے آپ کی طرف سے ڈر تھا۔ وہ پولیس کے حوالے ہونے کے بعد بہت کچھ بک دیتا۔ یہ بات سامنے آ جاتی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے میرے گھر میں گھسا تھا اور آپ اس رات میرے ہی گھر میں تھی۔ تیمور کی دلیل میں وزن تھا۔ وہ جیسے آہ بھر کر چپ ہو گئی۔ میرے ملازم نورے نے دھوکہ دیا، وہ اسی کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ نورے کی وجہ سے وہ دروازہ توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اگر وہ مجھے ساری بات فیروز انکل نے بتائی ہے۔ آشا نے دکھ کے عالم میں اس کی بات کاٹی اور آنکھیں ایک بار پھر بند کر لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہ وقت اکیلے میں گزارنا چاہتی ہے۔ تیمور اس کے پاس سے اٹھ کر فیروز حسن کے پاس کامن روم میں جا بیٹھا۔ فیروز حسن نے دروازہ بند کیا اور تیمور سے مخاطب ہو کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولے، تیمور،
बड़ा होने के नाते मैं तुम्हें आज एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी फरमाएं। ड्रामा सीरियल की कितनी किस्तें रिकॉर्ड हुई हैं? तकरीबन 10 हो गई हैं, यानी 7-8 और होंगी। कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएंगी ये? इसका इन्हिसार तो अब आशा के संभलने पर है। आशा काम शुरू कर देगी तो 8-10 हफ्ते में काम मुकम्मल हो सकता है। फिरोज हसन ने अपने खिचड़ी बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, तुमको अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि ये शाही फैमिली किस कदर कीना परवर और मुंतकिबुल मिजाज है। ये लोग हर तरह का जुल्म ढाते हैं लेकिन इंसाफ को रास्ता नहीं देते। दुश्मनी की ये आग बहुत भड़क चुकी है। सज्जाद की मौत इसे ठंडा करने के बजाय मजीद भड़काएगी। और अगर किसी तरह ये राज खुल गया ना कि कातिल तुम्हारे घर से फरार होकर जाए कत्ल पर पहुंचा, तो सोचो क्या तूफान आएगा। देखो तैमूर, तुमने अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक वो सब कुछ किया जो कर सकते थे। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुद को मजीद खतरों में न डालो। तैमूर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं वापस इंग्लैंड चला जाऊं? हाँ, वहां तुम यहाँ से कहीं बेहतर जिंदगी गुजार सकते हो। बतौर कानूनदान वहां तुम्हारा नाम यहाँ से भी ज्यादा है। वहां भला किस चीज की कमी होगी तुम्हें? तैमूर ने जवाब नहीं दिया मगर दिल ही दिल में बोला, अंकल फिरोज, आप क्या जानो कि मुझे वहां किस चीज की कमी होगी। और वो कमी ऐसी है जो मेरी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। मैं जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। किस सोच में खो गए? कुछ नहीं अंकल, सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूं। मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम हाशा के बारे में सोच रहे हो और मुझे पता है तुम्हारे इंग्लैंड से यहाँ आने की वजह भी हाशा ही है। लेकिन तैमूर, मेरी अगली बात तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर सुनना पड़ेगी। सुन लोगे ना? जी। अगर तुम ये समझते हो कि हाशा तुमसे मोहब्बत करती है तो ऐसा नहीं है। तुम उसके लिए बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हो, लेकिन इसके सिवा और कुछ नहीं। तैमूर बिल्कुल साकित बैठा फिरोज हसन की तरफ देखता रहा। वो गंभीर लहजे में बात जारी रखते हुए बोले, तुम एक प्रैक्टिकल आदमी हो, तुम्हें हकीकत को समझ लेना चाहिए। तुम किसी के दिल में जबरदस्ती अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। तैमूर ने एक लंबे तौक़ुफ़ के बाद कहा, अंकल, आपसे ये बात हाशा ने कही है? उन्होंने जवाब नहीं दिया मगर उन्होंने जिस अंदाज से सर झुकाया उसने तैमूर को समझा दिया कि इस मौजू पर हाशा से उनकी बात हुई है। वो लापरवाही से मुस्कुरा दिया। फिरोज अंकल को सलाम करके उठ खड़ा हुआ और वापस चला गया। हाशा के वालिद सज्जाद शाही और चचा मुख्तार की तदफीन को 2 रोज गुजर चुके थे। रो धोकर हाशा को अब कुछ सुकून आ गया था। उसके बाप को मुलाजमा शगुफ्ता के चाहने वाले ने कत्ल किया था मगर वो जानती थी कि दरअसल उसके वालिद के अपने आमाल ने उनकी जान ली है। चचा मुख्तार की मौत के हवाले से भी उसके ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। शाहपुर के इस तहरीर कत्ल में जो तीसरा फर्द मारा गया वो साइम था। साइम उसका शौहर रहा था मगर ना जाने क्यों हाशा ने उसकी मौत की खबर ऐसे ही सुनी थी जैसे किसी अजनबी की मौत की खबर हो। अज़दवाजी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सज्जाद के बलबूते पर साइम ने जिस तरह हाशा का इखलाकी और जिस्मानी इस्तेसाल किया था वो हाशा को भूला नहीं था। उसे अपने जिस्म पर एक तिफली कीड़े की तरह महसूस किया करती थी वो। आज वो कीड़ा अपनी गराजा समेत मसला गया था, बेबंदे खाक हो गया था। अब आशा को एक और तरह का खौफ दामनगीर था। वो नौजवान मुराद अब पुलिस की तहवील में था। अगर वो पुलिस के सामने ये हकीकत बयान कर देता कि कत्ल से एक रात पहले वो तैमूर के घर में घुसा था और वो वहाँ आशा को मारना चाहता था और आशा वहीं मौजूद थी, तो फिर एक और तरह का तूफान उठ खड़ा होता। बेशुमार सवाल पूछे जाते और सबसे अहम सवाल यही होता कि आशा उस रात तैमूर के घर में क्यों थी। यही वजह थी कि जब उस रोज दोपहर के वक्त उसे बिसात का फ़ोन आया तो उसकी बातें सुनकर वो बुरी तरह चौंकी भी और उसे एक तरह का इत्मीनान भी महसूस हुआ। बिसात ने रोंदीली आवाज़ में कहा, हाशी, कुछ पता चला कि अंकल पर हमला करने वाले के साथ क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? वो नहीं रहा, मारा गया है। अभी टीवी पर खबर आ रही थी, उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने भागने की कोशिश की, एक सब इंस्पेक्टर का पिस्तौल निकाल लिया। उसने एक फायर भी किया मगर फिर मारा गया। ओह गॉड, अब पता नहीं वाकई सब कुछ हुआ है या फिर वही फर्जी इनकाउंटर वाला मामला है। बहरहाल उसका किस्सा तमाम हो गया है। एक लम्हे के लिए हाशा को महसूस हुआ जैसे उसे मौत की इस इत्तला पर हल्का सा कलक हुआ है, लेकिन फिर उस कलक पर इत्मीनान की कैफियत गालिब आ गई। राज अफशानी का जो एक खदशा सा मुसलसल उसके जहन में था मौदूम हो गया। शगुफ्ता की सूरत उसकी निगाहों में घूमने लगी। आज मरने वाला मुराद उससे प्यार करता था। शगुफ्ता की ज़रा सी लफ्ज़िश ने उसे ख्वार किया था और कहीं का कहीं पहुंचा दिया। आज उसे चाहने वाला भी अपने बदले की आग ठंडी करके मनो मिट्टी तले जा सोया था।
उस रात आशा बहुत देर तक जागती रही, जानलेवा सोचें जहन को अपने नुकीले पंजों से खरोचती रही। रेनबो मछली शीशे के केस में तड़पती रही। उसके खानदान वालों ने उसे अपने मरहूम वालिद का चेहरा भी देखने नहीं दिया। उसके भाई ने उससे कलाम तक नहीं किया। आगे ना जाने क्या क्या होना था। वो जानती थी सबसे ज़्यादा खतरा तैमूर के लिए है। बेशक वो कठिन हालात का मुकाबला करना बड़ी अच्छी तरह जानता था, मगर मुकाबला तो वहाँ होता है जहाँ कोई सामने हो। अंधेरे में तो छूटा हुआ तीर किसी की भी जान ले सकता है, और उसे अपनी फैमिली के बुग़्ज़ इनात का बहुत अच्छी तरह पता था, खुसूसन जब से ख़ानदान की एक और लड़की ने हाशा ही की तरह मजबूर होकर मज़ाहमत और बगावत का रास्ता अपनाया था। हाशा कुछ लोगों के लिए और भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। इन लोगों के लिए हाशा नाकाबिले बर्दाश्त थी तो तैमूर तो कहीं ज़्यादा काबिल गर्दन ज़नी था। हाशा की आंखों में नमी तैरने लगी। तैमूर की बूढ़ी माँ का चेहरा उसकी निगाहों में आया। तसव्वुर में उसने उन्हें किसी की लाश पर बैन करते और सीना कूटते देखा। ये तैमूर के सिवा किसकी लाश हो सकती थी? वो सरतापा लरस गई। वो तैमूर के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो क्यों उसके लिए अपनी जान खतरे में डाले, जबकि वो उससे मोहब्बत भी नहीं करती। वो उसके लिए एक नहायत मेहरबान दोस्त के सिवा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और उसने दिल कड़ा करके यही बात चंद दिन पहले फिरोज अंकल से भी कह दी थी, और उसे उम्मीद थी कि अंकल के जरिए ये बात तैमूर तक भी पहुंच चुकी होगी। रात भीग रही थी। रोशु उसके पाँव में बैठा था। गाहे बगाहे सवालिया नजरों से वह हाशा की तरफ देखता था, जैसे वो भी अपनी मालकिन की परेशानियों को समझता हो। वापसी के बाद हाशा ने रोशु का खूब ख्याल रखा था। उसके जख्म मुकम्मल तौर पर भर गए थे, पहले से तवाना और सडोल हो गया था। यह सेहतमंदी की निशानी ही थी कि उसके बाल बहुत हमवार हो गए थे और उसके जिस्म से खास किस्म की भीनी भीनी खुशबू उठने लगी थी। आशा ने उठकर फिर से पानी पिया, फिर एक सुकून आवर गोली खाई और लेट गई। दोबारा उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वो मुंह हाथ धोकर और लिबास बदलकर डाइनिंग रूम में आ गई। मुलाजमा ने बताया कि फिरोज हसन नाश्ते पर उसका इंतजार करने के बाद जा चुके हैं। आंटी से उसका सामना वैसे ही कम होता था। वो किसी और जहन की थी। जब से फिरोज हाउस पर हमला हुआ था और गार्ड की जान गई थी, वो उससे कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। अब ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगती थी कि हाशा टीवी प्ले की रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले रही है। हाशा टेबल पर तो बैठ गई, मगर कुछ भी लेने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने सिर्फ एक पीस ब्रेड का और दूध के बगैर चाय मंगवाई। अखबार उठाया तो पहले सफ़े पर उसकी नज़र मुरादे वाली खबर पर पड़ी। उसके सर और सीने पर 3 गोलियां लगी थीं और वो मौके पर ही हलाक हो गया था। हाशा ने अखबार एक तरफ फेंक दिया। रोशु टेबल के नीचे उसके पाँव में लौट रहा था। हाशा उसकी मंशा समझ रही थी। उसने मुलाजमा को हिदायत की कि वो रोशु को फीड कराए। वो उसकी गोद में चढ़ आना चाहता था, इसके लिए उसने अपने जिस्म को तोला। नो रोशु। हाशा ने तनबीही अंदाज में उंगली उठाई। उसने फर्माबरदारी दिखाते हुए इरादा बदल दिया। डाइनिंग रूम की एक दीवार पर सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर लगा था। 6 कैमरे फिरोज हाउस के मुख्तलिफ 6 हिस्सों के मनाजिर दिखा रहे थे। 2 मनाजिर गेट के आगे सड़क के थे। वो बेख्याली में स्क्रीन पर निगाह जमाए चाय के सिप ले रही थी जब अचानक एक मंजर ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। वो सकता ज़दा सी रह गई। उसने दरमियानी उम्र के एक शख्स को देखा। वो कोई चौकीदार या माली वगैरह लगता था। वो एक पुरानी सी मोटर बाइक पर जा रहा था। मोटर बाइक के पीछे एक कैरेज सी बनी हुई थी जो सामान वगैरह ढोने के लिए इस्तेमाल होती है। उस कैरेज में सामान के बजाय एक मफलूकुल हाल शख्स बैठा था। उसने शायद किसी चीज़ से टेक भी लगा रखी थी। वो कोई और नहीं, वसीम था। हाशा की निगाह धोखा नहीं खा रही थी, हरगिज नहीं खा रही थी। शुबे का इम्कान 5-10% से ज़्यादा नहीं था। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही वो इस्तरारी हालत में पुकारी, वसीम, वसीम भाई। फिर वो एक कुर्सी से टकराती हुई बाहर को दौड़ी। मुलाजमा भी हैरानी के आलम उसके पीछे लपकी। बीबी जी, ओ बीबी जी, की होया है? हाशा को जैसे कुछ और सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। वो लॉन में पहुंची और फिर गेट की तरफ लपकती चली गई। गेट बंद था। फिरोज हाउस की सख्त सिक्योरिटी के सबब गेट का छोटा दरवाज़ा भी हर वक्त लॉक रखा जाता था। बाहर मुसल्ला गार्ड मौजूद था। हाशा ने दरवाज़ा पीट डाला। गार्ड, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खुलने में 8-10 सेकंड मजीद लग गए। इस दौरान में हाशा गार्ड से मुखातिब होकर पुकारी, अभी एक मोटर बाइक लोडर यहाँ से गुजरी है, उसमें एक बंदा बैठा है, उसको देखो, पीछा करो उसका। गार्ड्स को हिजानी कलमात की फौरन समझ नहीं आई। बहरहाल उन्होंने छोटा दरवाज़ा खोल दिया। हाशा इस्तरारी आलम में दौड़कर सड़क पर पहुंची। सड़क काफ़ी फासले तक खाली नजर आ रही थी। दाएं बाएं 3-4 जैली सड़कें थीं। हाशा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को लोडर और उसके साथ के बारे में बताया। एक मोटर बाइक और एक मेहरान गाड़ी फौरन हाशा की बताई हुई सिमत में रवाना हो गई। उसके दिलो दिमाग में खलबली मची हुई थी। जिस वसीम को वो सब
कई माह से दीवाना वार तलाश कर रहे थे, वो आज बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर उसे नजर आया था। ये कोई वहम नहीं था, बसरी धोखा नहीं था, वो वसीम ही था। इसी अवस्था में फिरोज हसन का ड्राइवर भी होंडा सिविक लेकर सड़क पर आ गया। आशा जल्दी से पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठी और उस तलाश में शामिल हो गई। ये सब कुछ बेसूद रहा। लोडर का सुराग नहीं मिला। दरअसल आशा के गेट तक पहुंचने में और गेट के अनलॉक होने में जो वक्त ज़ाया हुआ, उसने रिक्शा नुमा लोडर को ओझल कर दिया था। फिरोज हाउस वापस पहुंचकर आशा ने फौरन तैमूर को फ़ोन किया और उसे सूरत हाल बताई। तैमूर के लिए भी ये सनसनीखेज खबर थी। जिन लोगों के प्यारे खो जाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें राह चलते लोगों पर गुमशुदा प्यारों का धोखा होता है। मगर आशा जिस यकीन के साथ बात कर रही थी, उसमें धोखे का इम्कान कम ही नजर आता था। मैं अंकल फिरोज को फ़ोन करता हूँ, हम सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोडर का रुख देखते हैं। आशा बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। वसीम, जो एक राज बनकर निगाहों से ओझल हो चुका था, अपनी एक झलक दिखाकर फिर ओझल हो गया था। जैसे ये बताकर गया हो कि मेरी तरफ से मुकम्मल मायूस ना होना, मैं जिंदा हूँ और अभी इसी शहर के गली कूचों में हूँ। वो सर पकड़कर बैठ गई। उस मंजर को जहन में ताज़ा करने लगी। फिर उसने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई। तस्वीर बहुत वाज़ेह तो नहीं थी, मगर आशा को 95% यकीन था कि चिथड़ों में मलबूस जो हड्डियों का ढांचा सा उस लोडर रिक्शा में मौजूद है, वो वसीम है। वसीम साहिली, जिसकी लिखी हुई कहानी को बड़े ज़ोर शोर के साथ ड्रामेटाइज किया जा रहा था। आशा ने बिसात को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन फिर रख दिया। वो तो पहली जुदाई के शदीद कर्ब से गुजर रही थी। वो उसे मजीद जज्बाती तलातुम का शिकार नहीं करना चाहती थी। पहले लोडर की तलाश किसी नतीजे पर पहुंच जाती, फिर उसे बताने के बारे में सोचा जा सकता था।